दर्शकों, वैसे तो कुछ भी अप्राकृतिक नहीं होता है। इस दुनिया में सारी चीज प्राकृतिक है, चाहे वह रेगिस्तान की धूल से ढकी मरुभूमि हो या फिर कश्मीर का हरा भरा मैदान, सभी प्राकृतिक है। उन्हें खूबसूरत बनाए रखना हम मनुष्यों का काम है। इसमें हम कितने खरे हैं, यह एक ज्वलंत विषय है। अब हम आपको लिए चलते हैं पार्ट 2 में और देखते हैं क्या कुछ नया आविष्कार है। नमस्कार दोस्तों, हल्ला बोल न्यूज़ चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम यहाँ पे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में यहाँ खड़े हैं और फार्म टच एशिया का यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, जिसमें नवीनतम तकनीकों पर यहाँ पे नाना प्रकार के रिसर्च के स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ हम मौजूद हैं। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो गेट है, यहाँ के एंट्री पॉइंट है, वो उस एंट्री पॉइंट में 2 डब्बे रखे हुए हैं, जिसमें आने वाले सारे अतिथि या किसान भाई जो हमारे हैं वो वहाँ पे अपनी पंजीयन एंट्री कर रहे हैं और उसमें डब्बे में अपने पर्चा डाल रहे हैं, जिसमें उनकी पूरी डिटेल्स हैं, उनके फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस है, ताकि इस प्रकार के कार्यक्रम आने वाले साल में जब हो तब उस कार्यक्रम के तहत उनको फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया जा सके और इस प्रकार की भव्य जो एग्जीबिशन है इसको फिर से किया जा सके। सरकार की नियमतः बहुत ही अच्छा एक आयोजन है और इस आयोजन में हम नाना प्रकार के कई सैकड़ों स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें हाइड्रोफोनिक है और पारंपरिक खेती है। और मैंने यहाँ पे घूमते हुए देखा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस जो किया जा रहा है ऑर्गेनिक खेती पे किया जा रहा है। आप इधर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं, इस स्टॉल में कृषि संबंधित जो अत्याधुनिक उपकरण हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और पीछे जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब हमने पड़ाव आगे बढ़ाया और जा पहुँचे अगले स्टॉप पर। एक नई जानकारी, नया अनुभव और नई तकनीक के माध्यम से किसानों की आय को दोगुनी चौगुनी करने की जानकारी जुटाने में लगे। तो आइए हमारे साथ। ये जो स्टॉल के पास आए हैं, इसमें पारंपरिक जो हमारे प्राचीन सभ्यता में जो कोदो, कुटकी, रागी, उसके प्रोडक्ट के बारे में है, उसके स्टॉल के सामने है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार से जो हमारी प्राचीन खाद्य पदार्थों को संचित करके रखें और किस प्रकार से उसकी खेती की जा सकती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। जी मैडम, बताएं कि क्या क्या प्रोडक्ट लेके आप आए हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम आंचल नाग है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर से हूँ। जैसे आप लोग को पता होगा, आज के डेट में कोदो, कुटकी, रागी का बहुत महत्व है। तो हम ये कुटकी है, देख सकते हैं आप लोग, ये कुटकी लेकर आए हुए हैं और ये कोदो है और ये रागी है। तो ये जो है हमारी दंतेश्वरी स्व सहायता समूह वाली महिलाएं बनाती हैं वहाँ पे। और जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये साबुन है, ये भी साबुन हमारे वहाँ जैसी कृष्णा स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं वो बना रही हैं। ये देख रहे होंगे, ये लेमन ग्रास से बना हुआ है, नेचुरल है। और ये टमाटर का है, ये आपका गाजर का है, नीम से बना हुआ है, पपीता से बना हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ महिलाएं जो है हर्बल गुलाल भी बना रहे हैं। जी मेरा नाम आंचल नाग है। थैंक यू। इसी परिपाटी में जो एक स्टॉल इसमें लगा हुआ है जो महासमुंद है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बटेर जो पक्षी है और कुछ मशरूम की जो खेती किस प्रकार से की जाती है, कंपोस्ट खाद के बारे में भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे ये आइटम्स रखे हुए हैं और इसका क्या क्या गुणवत्ता है, इसके बारे में जी बता दें। सर नमस्कार सर, मेरा शुभ नाम दीपांशु मुखर्जी है। मैं विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि मौसम वैज्ञानिक विश्व विज्ञान के महासमुंद में कार्यरत हूँ। जैसे कि आप आए हैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं अपने यहाँ बटेर का है, तो बटेर का चूजा का रेट 10 रुपये करके है। और इसका जब ये 45 दिन में ये रेडी हो जाता है। अभी वर्तमान में कितने दिन का है? ये विदिन आपका वही 30 से 35 दिन का है करके, 35 दिन मैक्सिमम का, 45 दिन में ये रेडी हो जाता है। ये 150 से लेके 200 ग्राम इसका वेट रहता है करके। ये लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। एक किसान अगर चाहे 5x5 में 500 बटेर रख सकते हैं करके, तो 500 बटेर रख करके इसमें वो कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सिमम यील्ड इसका कम से कम जाता होगा 40,000 के आसपास पर मंथ इसका। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं
ये हमारे यहाँ रूट, ये इंक्यूबेशन भी अपने यहाँ लगा हुआ है, इंक्यूबेटर मशीन। वो क्या काम करता है? वो हैचरी का पूरा वर्क करता है, ऑटोमेटिक वो होते रहता है। इसमें टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक सेट कर देते रहते हैं, इसमें मैन मेड का जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ये जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 45 डिग्री के ऊपर भी जाता जी। है, तो जो आम किसान है इसको ले जाकर के किस प्रकार से इसकी फार्मिंग कर पाएंगे? आराम से इसको कर सकते हैं हम, इसको आराम से एक छोटे से घर में भी रख सकते हैं। इसमें एग्जॉस्ट का सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती करके, जिससे बाकी लोग में लगता है जैसे करके है ना, तो उस हिसाब से हम इसको आराम से इसमें इनकी बॉडी जो है हीट ऑफकोर्स हीट कर लेता है करके। और उस स्थिति में इसकी ग्रोथ भी और बहुत अच्छे से होती है करके, और इसमें इसका ज़्यादा डिमांड हवा में होती है करके। हमारे महासमुंद जिले में, छत्तीसगढ़ के में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन महासमुंद जिले में इसका ज़्यादा है करके। और रही बात हमारे विश्वविद्यालय का, इसका रेट 45 रुपये करके है। किसान के लिए क्या स्कोप देख पा रहे हैं? आने वाले समय में लोग इस चीज़ को अगर यूनिट अगर चालू करते हैं, अगर ये एक जन भी करेगा, तो मैं आपको जैसे बताया थोड़ी देर पहले, 40,000 वो हर महीना आराम से वो आय प्राप्त कर सकते हैं। लोग ज़्यादातर चिकन का यूज़ कर रहे हैं, Of course. चिकन में और ये बटेर में क्या डिफरेंस ही हुआ? दोनों में डिफरेंसी ये है कि ये थोड़ा सा ये छोटा शेप का है, वो अपना बड़ा है, ये थोड़ा क्रंची टाइप का रहता है, नो डाउट वो भी रहता है। पर वो जैसे आप एक एग्जांपल दे रहे हो कड़कनाथ का, ये अपने को जैसे 45 रुपये करके मिल रहा है। कड़कनाथ यही अगर 1 किलो का रेट बोलेंगे तो आपका 450 रुपये करके पड़ेगा, तो मुनाफा अपने को इसमें होगा ना, बटेर में 45 रुपये करके। तो उस हिसाब से ये करके वो है, वो चीज़ को देखते हुए करके। और क्या लाए हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ का केचुआ खाद का ये खाद है करके, इससे हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट है करके। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान के भले सा महासमुंद में 25 से 45 अपना टैंक्स लगा हुआ है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का भी हम मैसेज है हमारे छत्तीसगढ़ के मोटो का, नरवा धुरवा गुरवा बाड़ी। उस चीज़ को देखते हुए हम हर गौठान में, महासमुंद में जितना गौठान है, हमारे यहाँ से खाद का पूरा सहयोग करते हैं हम। धन्यवाद। मेरा शुभ नाम दीपांशु मुखर्जी, मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान महासमुंद। यहाँ पार्ट 1 समाप्ति की ओर है। दर्शकों, कृषि विज्ञान और अनुसंधान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं पार्ट 2 पर, जहां तकनीक और मशीनरी में साझेदारी के साथ आपकी और हमारी होगी फिर एक मुलाकात। अब हम अंतिम कड़ी में जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस आयोजन को किस पर्पस के लिए रखा गया है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो आयोजन आपने 2022 में ये किया है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में किस प्रकार की प्रदर्शनियों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसा आप जानते हैं, एक्चुअल में ये प्रदर्शनी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ही होनी थी। दुर्भाग्य से कोविड की वजह से बीच में जो गवर्नमेंट ने बैन लगाया और इंटरनेशनल फ़्लाइट से प्रतिबंध होने की वजह से जो है, हमारे जो इंटरनेशनल जो पार्टनर्स थे वो नहीं आ पाए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जितने भी जो हमारी कंपनी थी, उनके बीच में ये प्रचार प्रसार करने के लिए हमने कोशिश किया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं, नए नए जो इक्विपमेंट बन रहे हैं, या ये नए जो तकनीकी आ रही है, उनको किसानों के बीच में प्रदर्शित करने का हमारा प्रयास था। और इसमें ही जो एक ये था, और दूसरा सबसे बड़ा था कि हमारे जो किसानों का जो उत्पाद है, जब यहाँ पे जो नए हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, जो देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, तो हमारे यहाँ के किसानों के उत्पाद को देखकर उनकी मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार जो है स्थापित होगा। यहाँ आने के बाद उनको ये चीज़ें देखने को मिली कि कौन कौन से उपज हैं जो छत्तीसगढ़ में हैं और जिनकी वो मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो धमधा क्षेत्र है हमारा टमाटर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और हमारा धमधा का टमाटर जो है विदेशों तक जाता है, और हमारे धमधा क्षेत्र के जो किसान टमाटर ग्रोवर्स हैं वो बहुत अच्छा मुनाफा इससे कमा भी रहे हैं। तो इसलिए ये जो तकनीकी है, देखिए ये किसानों के हित के लिए है। किसानों को क्या है, नित्य नए जो चीज़ें आविष्कार के द्वारा पैदा हो रही हैं। अभी तक जो हम मेला लगाते थे उसमें मुख्य रूप से हम जो शासकीय विभाग हैं इनके जो प्रचार प्रसार का कार्य करते थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब हम जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके द्वारा जो किसानों के हित में कार्य किए जा रहे हैं, और उनके द्वारा जो किसानों के लिए चीज़ें विकसित की गई हैं, उनका वो सीधे जीवन प्रदर्शन देख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ। छोटा सा सवाल है, सर से भी मैंने किया है और उसका आंसर मेरे को
मेरे हिसाब से वो आंसर मुझे नहीं मिल पाया है और मेरे चैनल को भी वो आंसर चाहिए है कि पूरा देश नॉन पेस्टिसाइड जो है उसकी ओर जा रहा है, ऑर्गेनिक की ओर जा रहा है और हमारे प्रदेश में काफ़ी कुछ इस पर जोर दिया जा रहा है। सरकार भी लगी हुई है ना, नरवा घुरवा योजना के तहत जो है गोबर कचरा को खातू बनाने में लगी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कब तक के हमारा जो प्रदेश है सिक्किम जैसा हो जाएगा? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, मैं तो आपको इसके लिए बधाई देता हूँ, क्योंकि ये मतलब मैं हमेशा हर फोरम में इस बात को बोलता हूँ। और जैसा आपने जो प्रश्न किया, भारत सरकार ने इस साल बजट में नेचुरल फार्मिंग के ऊपर स्पेशल फोकस किया है और बजट भी का प्रावधान किया है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, खेती के अलग अलग तरीके हैं। एक है जो हम प्राकृतिक खेती करने का तरीका, दूसरा है हमारा जैविक खेती करने का तरीका, तीसरा है समन्वित खेती करने का तरीका और चौथा है हमारा रासायनिक खेती करने का तरीका। जब आप याद करिए, जब हम स्वतंत्र हुए थे और 1950-60 के आस की स्थिति में हमारी क्या स्थिति थी, जब हम अमेरिका से PL480 में लाल गेहूँ आयात करते थे। हमारे को अपनी जनता को खिलाने के लिए वह खाद्य पदार्थ नहीं था, वो आयात करते थे। और आज हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं कि हम यहाँ से अपने उत्पाद को निर्यात कर रहे हैं। हम मतलब आज हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर हो गया है खाद्यान्न के मामले में। तो इसमें बहुत बड़ा रोल था हमारा। जो नई नई जातियाँ आई, मैं आपको उसी चीज़ पे आ रहा हूँ, जो नई नई जातियाँ आई उससे हमारा उत्पादकता बढ़ी। जो बौनी जातियाँ थी, जो हमारी जो देसी जाति, जो देसी धान की जातियाँ थी या जो अन्य गेहूँ की जातियाँ थी, ये ऊंची होती थी, ये फर्टिलाइज़र को रिस्पांस नहीं करती थी। ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर किसान डाल देता था तो गिर जाती थी और वो उत्पादन देने की उनकी एक ऑप्टिमम क्षमता थी। वहाँ से हमने जब बौनी जातियाँ लाई और फर्टिलाइज़र का उपयोग किया, उसके बाद जो है हरित क्रांति में आपने ये देखा कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। जब हम आत्मनिर्भर हो गए उसके बाद हमारी सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी जो पुरानी जो जैविक खेती है, परंपरागत खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, इसकी तरफ ध्यान दिया। तो ये बिल्कुल सही कदम है सरकार का। मगर मेरा यहाँ पे एक है कि देखिए, जैविक खेती और परंपरागत खेती या हम जिसको प्राकृतिक खेती कहते हैं, इसके लिए हमारे पास साल भर फसल होनी चाहिए, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हम अपनी भूमि को छायादार बना के रखें। मतलब फसल कोई ना कोई ज़मीन में उगे जिससे कि ज़मीन में छाया बना रहे। क्योंकि उसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, ज़मीन के भीतर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको पैदा वो होते रहते हैं, उनको भोजन चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी जो है, अगर हम केवल एक फसल लें और उसके बाद ज़मीन को छोड़ दें बैरन, तो जो गर्मी के दिनों में जो भूमि का तापमान होता है 70 से लेके 80 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच जाता है। उस तापमान में जो भूमि के अंदर रहने वाले जो जीवाणु होते हैं ना, वो सब मर जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये जो बात हो रही है कि हम प्राकृतिक खेती में क्या करें। आप देखे होंगे कि प्राकृतिक खेती में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक खेती में जो कहा जा रहा है जीवामृत, बीजामृत, ये डालने की बात हो रही है। मतलब जीवामृत और बीजामृत क्या है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि हम दही जमाते हैं तो दूध में 1 चम्मच जामन लेते हैं दही का और मिला देते हैं, तो उससे वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाता है और 1 चम्मच दही जो होता है पूरे भगोने भर दूध को दही में परिवर्तित कर, वो बैक्टीरिया इतने जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं कि 24 घंटे में आप देखते हैं बहुत बढ़िया दही जम जाता है। तो वो जो जीवाणु है, ठीक ऐसा ही जो है हमारे पृथ्वी के अंदर जो जीवाणु हैं उनको भोज्य पदार्थ चाहिए, उनको दूध चाहिए जिसमें वो मल्टीप्लाई हो सके। तो वो दूध है जो, या धरती माता का जो दूध जिसको हम कहें क्या है, वो है जितना कूड़ा करकट या जैविक पदार्थ जो अगर हम भूमि में डालते हैं, जिसको गोबर का खाद कचरा जिसको हम कहते हैं ना, अगर ये कार्बनिक पदार्थ हमारे भूमि में अगर लगातार मिलता रहे तो ये जीवाणु उसमें पनपेंगे। और अगर ये जीवाणु पनप जाते हैं तो हमको कोई भी पोषक तत्व बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो पौधे की अगर आप, मैं क्योंकि एक मृदा वैज्ञानिक हूँ, आपको बता सकता हूँ कि अगर किसी पौधे को आप उसका विश्लेषण करेंगे तो वो जो पौधे का जो भाग बनता है, लगभग 94 से 96% भाग तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इससे बन जाता है। मैंने 96%, 94 से 96% भाग तो वायुमंडल में जो चीज़ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे बन जाता है। सर, समय का अभाव है, इसके लिए मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मेरा इंटेंस ये है कि सिक्किम जैसा राज्य
हमारा छत्तीसगढ़ कब तक हो जाएगा? नहीं, आपसे मैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपसे मैं सहमत नहीं, बिल्कुल आपसे मैं सहमत के डायरेक्टर भी है, हाँ। तो ये लाजमी होता है ये नहीं नहीं, बिल्कुल आप सिक्किम में देखिए, मैं जो आज की स्थिति, सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट था, लेकिन आज की डेट में हमको सिक्किम छत्तीसगढ़ को नहीं बनाना है। मैं आपको आधार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम टोटल ऑर्गेनिक की तरफ चले जाएंगे तो एक दिन हम फिर भुखमरी की स्थिति पे आ जाएंगे। तो मैं कभी नहीं तो चाहूँगा। आपका मानना ये है कि हम ऑर्गेनिक सेक्टर पे जाएं तो हमारी जो उपज है किसानों की वो 50% आ जाएगा और हमारी हालत फिर से वैसी नहीं हो नहीं जाएगी? नहीं, वैसा नहीं होगा। देखिए, दो चीज़ों को आप उससे लिंक मत करिए। उत्पादन का स्तर हम तीसरे साल के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्राप्त कर पाएंगे। जो अगर जो प्रोडक्टिविटी मान लीजिए कोई 100 क्विंटल अपनी उपज प्राप्त करता है, तो जब वो ऑर्गेनिक में जाएगा तो शुरुआत में उसका उत्पादन घटेगा, क्योंकि हमारी भूमि में जो पोषक तत्व या जो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या उतनी नहीं है, उनको बढ़ाने के लिए हमको शुरू में उन जो कार्बनिक पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ हैं, जो जीवाणुओं के लिए, उनको भूमि में स्टोर करना होगा और उन जो सूक्ष्म जीवाणुओं को लाना। टाइम पीरियड की 3 बात साल। कर रहे हैं। 3 साल। क्या 3 साल तक अगर किसान लगातार जैविक खेती, जैविक तकनीक पे खेती करते रहे तो क्या 3 साल बाद जो अभी पेस्टिसाइड यूज करने के बाद जो उनका उपज है, मान के चलिए 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान हो रहा है, तो क्या वह 3 साल बाद यथावत रहेगा? हाँ, उसके बाद 3 साल यथावत नहीं रहेगा, उसके बाद उत्पादन बढ़ने भी लगेगा। ये देखा गया है, जो परीक्षणों द्वारा जो जैविक खेती के परीक्षण हमारे देश के विभिन्न जो स्थानों में जो अनुसंधान संस्थाओं में हुए हैं, 3 साल बाद ये स्थिति आती है कि जो सॉइल जो है ना, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है और उत्पादन फिर जो है बढ़ने लगता है। इनिशियली बस घटता है, आप ये चीज़ जानिए, शुरुआत में घटता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है कि मृदा को लगातार हमारे जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिलनी चाहिए। अब चाहे वो गोबर के खाद के रूप में हो, वर्मी कंपोस्ट में हो, या हरी खाद के रूप में हो, क्योंकि हरी खाद भी एक बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट है जो जीवाणुओं को पनपने के लिए भोजन प्रदान करता है। तो अगर हम जो गोबर की खाद नहीं है तो ये मत सोचिए कि हम जैविक खेती नहीं कर सकते। उसके लिए हम हरी खाद जो है उसको भूमि में उगाकर दबा देते हैं, तो उतना ही बढ़िया। मतलब सुमन खाद की बात कर रहे हैं? हाँ जी, जो हरी खाद। जी, मैं डॉक्टर रमाकांत वाजपेयी, निर्देशक विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। सर, एक मेरा छोटा सा सवाल है और ये बार बार मन में आ रहा है और मैं जितने भी चैनल को वॉच करते रहता हूँ तो उसमें मुझे एक चीज़ प्राथमिक रूप से दिखाई पड़ रहा है कि पूरा देश, इवन हमारे कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी इस चीज़ का दौर काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है कि भाई हमें ऑर्गेनिक सेक्टर पे जाना चाहिए। और कुछ लोग यहाँ पे जो स्टॉल भी लगे हुए हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो नॉन पेस्टिसाइड्स को भी वो सामने में फोकस कर रहे हैं। तो अगर पूरा देश अगर ऑर्गेनिक की ओर जाना चाह रहा है तो उसमें नॉन पेस्टिसाइड्स को क्यों यहाँ पे प्राथमिकता दिया जा रहा है? नहीं सर, इसमें ऐसा है कि प्राथमिकता देना कंसर्न नहीं है, लेकिन जो मार्केट चल रहा है, कोई स्टॉल लगाया गया है। हाँ, स्टॉल लगाया ओर से, विभाग की ओर से नहीं, प्राइवेट कंपनियां हैं। नहीं, कंपनी तो प्राइवेट हाँ। है, स्टॉल तो यहाँ के कृषि विश्वविद्यालय ने मुहैया करवाया है ना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, उनके प्रतिनिधित्व में हो रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ। तो उसमें कैसा होता है कि जो भी कंपनियां अभी चालू है, हम ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं, लेकिन जो चल रहा है रिसोर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर है वो चीज़ें चल रही है, उसको एकदम रोक दोगे तो चीज़ें शॉर्टेज हो जाएगी। जो चल रही है उसको धीरे धीरे बंद करना है और नए चीज़ों को लाना है, वो कभी एकदम बंद नहीं कर सकते। ये दिन की डेली ज़रूरियात वाली चीज़ें। सर, हमने अभी चर्चा की है इस विषय पर कि ऑर्गेनिक को सामने लाना चाहिए, पेस्टिसाइड्स को बंद करना चाहिए। तो उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई पेस्टिसाइड्स कभी इतना ज़्यादा फॉर्म में है जो वो एकाएक इस प्रकार का नहीं हो सकता, मगर सिक्किम जैसा देश है, प्रदेश है, उस प्रदेश में पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है और पूरी ऑर्गेनिज्म खेतियां हो रही है। तो हमारा प्रदेश इस दिशा में किस ओर जा रहा है? हमारा प्रदेश में ऐसा है, सिक्किम जो देश है, वहाँ का जो प्रदेश है, वहाँ पर प्रदेश में जो कुदरती जो चीज़ें हैं वो उस हिसाब से डेवलपमेंट है, जबकि हमारे और उसमें काफ़ी फ़र्क है वेदर में। हाँ, मेहनत तो वही मैं बोल रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, एकदम नहीं होगा इसको इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कर सकते। अगर किसान मार्केट से कनेक्ट होगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि वो चीज़ वो वहाँ पर भी बेच सकता है जो 20 रुपये में बिकती है। ठीक है, तो ये एक उसका हमारा एफर्ट है, ये हमने उसके लिए मेहनत किया है और ये उसके लिए तैयारी की है।
मेरा नाम जसवंत बामनिया, मैं फार्मटेक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर। दर्शकों, हमारा ये पार्ट 2 यही समाप्त होता है कुछ अंतहीन विचारों के साथ, और जैसे कि खेती बाड़ी के संबंध में डॉक्टर रमाकांत वाजपेयी, निर्देशक विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, जिन्होंने बहुत सफाई से पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एवं कीट नियंत्रण को तत्कालिक प्रभाव से हटाए जाने से ऐतराज किया। बता दें कि उसी क्रम में नॉन पेस्टिसाइड यानी पारंपरिक खेती को भी बढ़ावा देने की बात कही। दर्शकों, पैमाना आपको और हमको मिलकर तय करना होगा। भारत और प्रदेश की उन्नति के लिए ये एक बड़ा प्रश्नवाचक है, और कब तक मिलेगा, इन सवालों के जवाब अभी ढूंढना बाकी है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले खास खबर के लिए। आपका दोस्त और आपका होस्ट हिंदुस्तान हल्ला बोल न्यूज, फिर होगी मुलाकात।